प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। महोदय, मैं प्रस्ताव आप जो शोरगुल कर रहे हैं, या तो सरकार का समर्थन, माननीय मंत्री आप जो शोरगुल कर रहे हैं, सुन लीजिए ना, आप सरकार का समर्थन करना चाहते हैं कि जो आपके सदस्य ने दिया है संशोधन उसका विरोध करना चाहते हैं? पहले साफ करिए, आप ये शोरगुल करके क्या चाहते हैं? सरकार की मदद करना चाहते हैं कि अपने विधायकों को वंचित करना चाहते हैं? प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विचार विमर्श का प्रस्ताव हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। अब मैं प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 में 4 संशोधन है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अजीत जी बोलिए। नहीं करेंगे। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक के अंग बने। खंड 10 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस संशोधन इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक के अंग बने। खंड 16 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 16 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 16 इस विधेयक का अंग बना। खंड 17 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न ये खंड 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 17 इस विधेयक का अंग बना। खंड 18 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18 इस विधेयक का अंग बना। खंड 19 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूचित इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। महोदय, ये विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज इस सदन में हम लोगों ने जिनका मोबाइल बज रहा है साइलेंट करिए कृपया। किसी का मोबाइल तो बज रहा है, अपना अपना मोबाइल देखिए। उनको भिजवा दो, जिनका छूट गया उनका पहुंचा दीजिए। असल में जाने की हड़बड़ी रहती है ना, छूट जाता है। महोदय, मैं सदन से बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बनाने की प्रक्रिया इस सदन में चल रही है, क्योंकि ये विधेयक जो आया है इसके पीछे एक बड़े लंबे समय का परिप्रेक्ष्य रहा है, बैकग्राउंड रहा है। लेकिन महोदय, इसके पहले कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूं, मुझे एक चीज का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये विधेयक तो परीक्षा में, या जो परीक्षाएं चाहे दो ही चीज के लिए होती हैं, या तो नियुक्तियों के लिए होती हैं या नामांकन के लिए होते हैं, और उसमें जिस तरह की गड़बड़ी करने वाले, चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के समूह हो, कोई सेवा प्रदाता यानी एजेंसी हो, उनके खिलाफ कानून बन रहा है। और गड़बड़ी करने वालों को जब दंडित करने के नियम और कानून इस सदन में बनाए जा रहे हैं, तो आखिर इस तरह का अपराध करने वाले को बचाने के लिए विपक्ष का ये रवैया कि इस कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए, लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है उससे इन्हें परेशानी हो रही है, और ये बिल्कुल ही उचित बात नहीं है महोदय। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक तो जमाने में लंबे समय के बाद कभी कभी ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं, और इस विधेयक के समय ये लोग बाहर चले जाएं, महोदय ये बिहार की जनता जरूर देख रही होगी
कि आखिर गड़बड़ करने वाले लोगों से इनका क्या रिश्ता है, क्यों इनको परेशानी हो गई। जब ये कानून सदन में बन रहा है तो ये महोदय बाहर चले गए। महोदय, आप भी अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पूरे देश में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मामले उजागर हो रहे थे, चाहे नियुक्ति का मामला हो या नामांकन का मामला हो, अलग अलग जो नियुक्ति प्राधिकरण हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें जो गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी, तो समझिए कि ये वाजिब रूप से देश की विधायिका और इस प्रदेश की विधायिका के लिए चिंता का विषय हुआ और सरकार ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में घोषणा की थी कि इस तरह के गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम सख्त कानून बनाएंगे। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम लोग गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त कानून बनाएंगे। और महोदय, अभी इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक से एक संवेदनशील मामला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, बिहार में भी एक आध परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, और जो हमें सूचना है महोदय कि पिछले दिनों में लगभग 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं कि इस तरह के परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चिंता इस संबंध में बढ़ी हुई थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी पिछले जून महीने में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया, और उसमें राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई थी कि इसके आधार पर, चूंकि सभी परीक्षाएं केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां ही नहीं करती हैं, बिहार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी होता है, तो ये अपेक्षा की गई थी। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है महोदय। ये बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था। 1981 में एक बार प्रयास किया गया था, जब जिस समय नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और लगातार इस तरह की बातें आ रही थी, तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण के एक कानून आए थे, लेकिन वो कानून उतने प्रभावकारी या उतने सख्त नहीं थे, क्योंकि उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा थी या 2000 रुपये तक की जुर्माना था, और धीरे धीरे वो कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था। ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बना दिया है, जो फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है, इनेक्टमेंट हो गया है, जुलाई से, इसी महीने से वो कानून पूरे देश में जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है। तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज ये हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए महोदय। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। और इसमें जो अनुचित साधन, जिसको अनफेयर मीन्स कहते हैं, उसको भी परिभाषित किया गया है, और उसकी सूची महोदय बहुत लंबी है, और उसमें हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य सजग हैं। जो बिल की कॉपी दी गई है उसमें उसकी अनुसूची शामिल है कि ये कौन कौन से कृत्य जो अनुचित साधन माने जाएंगे, अनफेयर मीन्स माने जाएंगे। और महोदय, इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं।
कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है। कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है, उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज़्यादा सजा है और भी ज़्यादा महोदय जुर्माना है। और इसके अलावा भी महोदय कि अगर कोई संगठित ढंग से कि ये चाहे एजेंसी वालों को विश्वास में लेके हो, उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा हो, अगर संगठित किस्म के वो अपराध करते हैं तो समझिए उनमें तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना की बात है। और अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया है। और इसके अलावा उस एजेंसी के प्रॉपर्टी को या उसके संपत्ति को जब्त करके समअपहरण मतलब सीजर फॉरफीचर का भी प्रोविजन किया गया है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त भी कर ली जाएगी महोदय। और इसको और अच्छा, क्योंकि इसकी जांच या इसका अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से हो, इसलिए इसमें ये भी प्रावधान है कि इसका जो आईओ होगा, अनुसंधान पदाधिकारी जो होगा, वो न्यूनतम डीएसपी स्तर का अधिकारी होगा। सामान्य एसआई इसकी जांच नहीं करेंगे महोदय, इसका अनुसंधान नहीं करेंगे। इसलिए इसमें ये भी प्रावधान है कि डीएसपी स्तर के ही इसमें आईओ होंगे। और महोदय जितने तरह के इसमें गड़बड़ी करने की संभावना है, सरकार ने सुविचारित ढंग से सभी गड़बड़ी करने के तरीकों को ध्यान में लेकर इसमें डाला है कि ये सब चीज अगर कोई काम करता है तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा और उनको इस कानून के दायरे में लाके सख्त सजा दी जाएगी। और महोदय इसमें एक अनुसूची भी है जिसमें जो यहाँ के जो नियोक्ता प्राधिकार सब हैं कि जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद एवं अन्य प्राधिकरण भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, जिनसे राज्य सरकार समय समय पर नियुक्तियों या नामांकन के सिलसिले में परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व देती हैं। और महोदय
इसमें अगली करीब ही आने ही वाली है कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को बनाने के बाद जो ऑनलाइन आजकल व्यवस्था चली है उसको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको भी हम लोग इस पर लाएंगे। तो ये समझिए कि जो इस प्रदेश या देश के भविष्य युवा होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं, उनमें जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनके इस ईमानदार प्रयास में कोई धोखा न करे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ न करे। इसके लिए महोदय ये बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण अधिनियम बनेगा जो विधेयक हमने पेश किया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे? संशोधन प्रस्तुत करूंगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 3 के बाद एक नया उपखंड 3 का निम्न रूप से जोड़ा जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ताओं से जो सेवा कर लिया जाता है, सरकार को जमा करने की सत्यता प्रमाणित किया जाए। महोदय, मैंने जो ये संशोधन दिया है वो ये दिया है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है 2017 से और सिफारिश हुई है जीएसटी परिषद की 50वीं और 52वीं बैठक में, उसके तत्वाधान में ये संशोधन हो रहा है। मैं उसमें एक बात जो शामिल करने की गुजारिश कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि कर जो लिया जा रहा है, पिछले दिनों में कैश मेमो होता था सर, कार्बन कॉपी होती थी, जो लिया जाता था वो लिखा जाता था। आजकल प्रिंट आउट दिया जा रहा है। हम होटलों में जा रहे हैं, जो दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाते हैं वो हमें स्लिप देते हैं और हमसे जीएसटी लेते हैं। वो जीएसटी, वो स्लिप सही है या गलत, वो सरकारी खाते में नियमित तौर पर जमा हुई वो राशि नहीं हुई, इसके बारे में बड़ा संकोच रहता है। क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए कोई ऐसी विधि सामने में लाई जाए कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं हमको इत्मीनान हो जाए कि मेरा टैक्स वाकईतन खाते में जमा हुआ। खून और पसीने की कमाई है सर, और सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। वो सत्यता कम से कम लोगों को मिल सके, इसके लिए कोई प्रावधान किया जाए। इसीलिए सर मैंने संशोधन दिया है। ये जनहित में ही या सरकार के हित में है। ये टैक्स चोरों को पकड़ने का भी एक तरीका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं और वो टैक्स जमा नहीं करते हैं, इसलिए इसको शामिल किया जाए। और एक बात मैं कहूंगा सर, एक छोटी सी आयु रही है इस सदन में,
मशवरे आते हैं और सबसे बुनियादी काम जो इस सदन का है वो कानून साजी का है, और कानून साजी में मशवरे लिए जाए। अफसर साहों के जरिए से जो बनाकर भेजे जाते हैं उसमें फुल स्टॉप और कॉमा भी चेंज नहीं हो सर, तो आखिर क्या फायदा। कभी कभी कुछ परंपराएं, आपसे बड़ी उम्मीद है सर, आप तो खुले दिल के जी लोकतंत्र है सर, और बहुत सारा बड़ी उम्मीदें हैं सर। कुछ मशवरे सर, कुछ मशवरे माने जाएं सर, और मैं ये जनहित का मुद्दा है सर, इसको स्वीकार करने की कि प्रश्न यह है निर्देशित किया जाए सर कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 3 के बाद एक नया उपखंड 3 को निम्न रूप से जोड़ा जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ताओं से जो सेवा कर लिया जाता है, सरकार को जमा करने की सत्ता प्रमाणित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। आप हाँ भी देर से बोलते हैं, कैसे होगा बताइए अक्रूर साहब। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में 2 संशोधन है। क्या माननीय शास्त्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। क्या माननीय शास्त्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। सुनाई भी तो आना चाहिए ना, आवाज आनी चाहिए ना। जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2000 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें ये एक महत्वपूर्ण कर सेवा है जो भारत सरकार के द्वारा 2017 में इसको लागू किया गया। बाद के दिनों में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे बिहार में भी इसको लागू करने का काम जीएसटी कानून के प्रक्रिया प्रणाली लागू किया गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से बिहार जैसे राज्य को काफ़ी फायदा हो रहा है जीएसटी के माध्यम से। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज देश में 2023-24 में 11% अधिक वृद्धि करके राजस्व का संग्रह किया जा चुका है, और चालू वित्तीय वर्ष में भी जो प्रथम 3 माही का हुआ है उसमें 7% अधिक वृद्धि का पूरा संकेत हम लोगों को मिला है। और इसके साथ साथ लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और जीएसटी काउंसिल में कई सुझाव सभी राज्यों के माध्यम से आते हैं। इसमें जो 2-3 सुझाव आए हैं जिसको हम लोग संशोधित करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि माननीय सदस्य अख्तरुल इमान साहब बता रहे थे कि पूरी तरह सत्यापित करने के बाद ही इन चीजों को करना चाहिए। पूरी तरह इस विभाग के माध्यम से जीएसटी कर में जो वसूली की जाती है पूरी तरह इसको सत्यापित भी की जाती है, और एक एक लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये तय हुआ है कि सेंट्रल जीएसटी हो या स्टेट जीएसटी हो, दोनों को एक तरह का कानून बनाने का काम करना है। चाहे वो भारत सरकार कोई संशोधन करे तो राज्यों को भी उन सारे संशोधन करने का काम हम लोगों को करना है। इसमें मूलतः 2-3 तरह के संशोधन हम लोगों ने लाया है इस जीएसटी के माध्यम से, कि जो करदाता है वो यदि
किसी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक जगह से किसी कंपनी का संचालन करने का काम करते हैं तो पूरे देश में इसका लाभ मिले और जिस राज्य में जो भी उनका काम होता हो, चाहे वो विज्ञापन का काम हो, प्रसारण का काम हो, तो उसका टैक्स का लाभ उस राज्य को मिल सके, ये पूरी व्यवस्था इसमें चेंजेस करने का काम किया, जिसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ एक और सुझाव इसमें जोड़े गए हैं कानून के तौर पर कि तंबाकू बनाने वाले पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते, तो उसका प्लेंटी का प्रावधान किया गया, उस पर टैक्स देने का काम किया गया। और ये नया प्रावधान क्योंकि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सारे राज्यों को सुझाव दिया गया कि जिस जीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 122 को जोड़ने का प्रस्ताव इसमें लाया गया है। इसके साथ साथ अभी कई चीजों पर जीएसटी काउंसिल के 53वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। ये सारे प्रस्ताव उसमें पारित करने का काम किया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे बिहार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से जीएसटी के माध्यम से हमको फायदा भी होगा। इसके साथ साथ एक और इसमें शिथिल किया गया है कि आईटीसी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले जो समय सीमा छूट प्रदान की जाए, ये लगातार मांग पुराने मांग होते थे सारे करदाता से। इसके मद्देनजर 4 वर्षों अर्थात 2017 से लेकर 2021-22 तक के लिए अधिनियम 16(4) को शिथिल करते हुए क्रेडिट क्लेम करने की समय सीमा का विस्तार किया गया। ये इसमें जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय आगे भी कई चीजों पर जीएसटी काउंसिल लगातार निर्णय ले रही है। बिहार जैसे राज्य को पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी परिषद द्वारा गठित समूह जीओएम में बिहार की भागीदारी हुआ करती थी और रेट लेजिस्लेशन कमेटी में भी बिहार का संयोजक पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी थे। इस बार हम लोगों को बिहार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, इसके लिए भी भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी जो पूरे देश में मंत्री समूह बने हैं उसका भी हम लोगों को इसमें एक सदस्य के तौर पर जोड़ने का काम किया है। इसलिए ये बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक पूरी तरह राज्य में हित में है और माननीय सदस्य भी मैं कहूंगा कि ये राज्य हित में है। सारे जो आप सत्यापित करने की बात करते हैं कभी लिख के भी दे दीजिए, उसकी पूरी जांच कराने का काम सरकार करेगी। सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने का काम करें। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लिफ्ट एवं एक्सीलेटर विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लिफ्ट एक्सीलेटर विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कर संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं।
संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? नहीं। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक के अंग बने। खंड 8 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 10 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 इस विधेयक के अंग बने। खंड 21 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 21 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 21 इस विधेयक का अंग बना। खंड 22, 23 एवं 24 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 22, 23 एवं 24 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 22, 23 एवं 24 इस विधेयक के अंग बने। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रस्तावना में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। माननीय मंत्री। महोदय, आज बिहार पूर्णतः विद्युतीकृत है।
राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने तथा भूमि की उपलब्धता सीमित होने के फलस्वरूप हाल के वर्षों में बहुमंजिली इमारतों, अपार्टमेंट, व्यावसायिक भवनों, अस्पतालों, विभिन्न कार्यालयों, सरकारी भवनों आदि का निर्माण तीव्र गति से हुआ है। विशेष बहुमंजिली इमारत में वर्तमान समय में लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के उपयोग में कोई गुना वृद्धि हुई है। लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के संचालन के क्रम में देश के विभिन्न स्थानों पर घटित अथवा संभावित दुर्घटना को देखते हुए इस प्रकार प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर अधिनियमित रूपित किए जाने के राज्य की अपेक्षा की गई है। इसी क्रम में झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल आदि सहित कई राज्यों में इस विधेयक को पारित करने का काम किया है। महोदय, संबंधित सभी मशीनरियों तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव, निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने हेतु लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर अधिनियम एवं उससे संबंधित नियम निरूपित किए गए हैं। बिहार राज्य में उपयोग में लिए जा रहे लिफ्ट एक्सेलेरेटर पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसके सुरक्षात्मक उपाय के लिए अब तक कोई प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं था, जिससे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस मशीनरी एवं उपकरणों के सभी संचालन के लिए प्रभावी निगरानी रखी जा सके तथा सुरक्षात्मक चूक की संभावना नहीं हो। ऐसे किसी आपात स्थिति में तय मानक के अनुसार स्वचालित बचाव उपकरण एवं आपातकालीन बचाव उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। महोदय, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात राज्य के सभी भवनों एवं प्रतिष्ठानों में अधिष्ठापित एवं भविष्य में लगने वाले लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर का विद्युत निरीक्षणालय से पंजीकृत किया जाना अनिवार्य हो जाएगा। पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के पंजीकरण इस नियम के प्रभावी होने की तिथि से 6 माह के अंदर कराया जाना होगा। 3 वर्ष में कम से कम एक बार इसका अवधि निरीक्षण जांच आवश्यक होगा। निरीक्षण कार्य विद्युत निरीक्षणालय अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर मालिकों द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध दंड का भी प्रावधान किया गया है। दोष सिद्ध होने पर 3 माह तक कारावास या 50,000 रुपया जुर्माना, दोनों दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किए गए परिवार के अलावा कोई न्यायालय या इस नियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इन दिनों बिहार राज्य में अधिष्ठापित लिफ्ट एक्सेलेरेटर की अनुमति संख्या 10,000 के लगभग है। निरूपित किए जाने वाले नियमावली के लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर की प्रति अधिष्ठापन पंजीयन शुल्क में 2,000 रुपये एवं आकस्मिक निरीक्षण शुल्क में 5,800 रुपये प्राप्त होगा। मोटर वाहन की तरह आम जन की सुरक्षा के लिए लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के उपयोग के क्रम में किसी दुर्घटना में हुई क्षति का भरपाई हेतु तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान किया जाना होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा के नियमों के तहत पीड़ित व्यक्तियों को समुचित इलाज तथा आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। किसी भी लिफ्ट अथवा एक्सेलेरेटर का जीवन काल अधिनियम 20 वर्ष की होगा। 20 वर्ष अवधि के पश्चात इसे बदलना होगा। लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के लगातार बढ़ते उपयोग एवं निर्भरता को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसकी निरापद संचालन के लिए इसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर के सभी वर्गों एवं उसके संबंधित मशीनरी उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करना बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य है। इसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभिष्ट है। अतः महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा की जाए। प्रश्न यह है कि बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेरेटर विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 349
ब्रैकेट 2 के तहत जीएसटीएन का वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग, प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के तहत बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 10/11 से 13/14 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति। महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 342वां प्रतिवेदन एवं गृह विभाग से संबंधित 345वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति। माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 71 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब क्या है? शून्यकाल का जो हम लोग बहुत परिश्रम से सभी माननीय सदस्य दिए हैं, वह भी समाप्त हो गया। ध्यान आकर्षण भी पिछला बार दिया गया, वो भी समाप्त हो गया। तो महोदय, आग्रह होगा कि इसको कमेटी को कम से कम भेजवा दिया जाए। बैठा जाए प्रमोद जी, आप तो पुराने आदमी हैं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई 2024 के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। हो गया? आपका बिना कहे हुए बोलते हैं, बैठिए, बोले हैं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 23 जुलाई 2024 एवं आज दिनांक 24 जुलाई 2024 के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। ठीक है? अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 25 जुलाई 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।